नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम भारत पाकिस्तान तनाव और गाजा को लेकर इजराइल के ताज़ा प्लान पर चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। बढ़ते तनाव के बीच कई देशों ने पाकिस्तानी एयर स्पेस से बनाई दूरी। ब्रिटिश एयरलाइंस सहित कई विमानन कंपनियों के रूट में बदलाव। पानी के बाद भारत ने पाकिस्तान जाने वाली दवाइयों पर लगाई रोक। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा। प्रधानमंत्री मोदी को फोन कर पूरा समर्थन का दिया भरोसा। जापान ने भी आतंक के खिलाफ भारत के साथ दिखाई एकजुटता। इजरायली कैबिनेट ने गाजा पर पूर्ण नियंत्रण को दी मंजूरी। हुतियों पर भी होगा अंतिम प्रहार। ईरान ने हुतियों पर हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की दी चेतावनी। जर्मनी की धुर दक्षिणपंथी पार्टी एएफडी ने घरेलू खुफिया एजेंसी के खिलाफ दायर किया मुकदमा। एजेंसी ने पार्टी को बताया था दक्षिणपंथी उग्रवादी संगठन। रोमानिया में राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण में राष्ट्रवादी नेता जॉर्ज सिमियन को मिली निर्णायक जीत। नतीजों के बाद प्रधानमंत्री ने दिया इस्तीफा। और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है। एक ओर जहां भारत ने जल संधि को निलंबित कर और विभिन्न आर्थिक कदम उठाकर पाकिस्तान की कमर बुरी तरह से तोड़ दी है, वहीं पाकिस्तान में हर छोटा बड़ा राजनेता युद्ध की धमकी दे रहा है। लेकिन इस सब के बीच पाकिस्तान को लेकर जो खबरें आ रही हैं, वो पाकिस्तानी सेना के मनोबल को बुरी तरह तोड़ने वाली हैं। बताया जा रहा है कि आर्थिक रूप से कंगाल पाकिस्तान के पास युद्ध के लिए जरूरी गोला बारूद तक भी नहीं है। यह रिपोर्ट देखिए। पहले से दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान भारत की वाटर स्ट्राइक से कराहने लगा है। यानी वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाएगा। लेकिन पाकिस्तानी नेता सेना की स्थिति की नजाकत को समझने के बजाय अपनी जनता को गुमराह करने में जुटे हैं। हर छोटा बड़ा नेता युद्ध की गीदड़ भभकी देने से बाज नहीं आ रहा है। सच्चाई यह है कि इस देश के पास युद्ध लड़ने के लिए हथियार तक नहीं है। दरअसल लंबे समय तक पाकिस्तान कंगाली का शिकार रहा। वहीं पड़ोसी मुल्क ने जब यूक्रेन जंग शुरू हुई तो इसे मौका मानते हुए दूसरे देशों से खरीदा गोला बारूद और अन्य सैन्य सामान यूक्रेन को बेच दिए। लिहाजा पाकिस्तान की सेना गोला बारूद की गंभीर कमी से जूझ रही है। हालात इतने खराब हैं कि पाकिस्तान की क्षमता सिर्फ 4 दिनों से ज्यादा जंग लड़ने की भी नहीं बची है। पाकिस्तान ने यूक्रेन को 155 mm के 2,30,000 गोला बारूद बेचे थे, जिससे पाकिस्तान के ऑटोमेटिक और माउंटेड गन सिस्टम का स्टॉक खत्म हो चुका है। अब पाकिस्तानी सेना के पास अपने M109 हॉवित्जर के लिए 155 mm के गोले नहीं बचे हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना के पास BM-21 सिस्टम के लिए 122 mm के रॉकेट भी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं। दूसरी तरफ हथियार बनाने वाली पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यानी POF में खुद इतनी क्षमता नहीं है कि वो बड़े स्तर पर हथियारों और गोला बारूद को बना सके। लिहाजा इस परिस्थिति ने पाकिस्तानी सेना को बहुत बड़े संकट में डाल दिया है। वैश्विक स्थिति ऐसी है कि पाकिस्तान चाहकर भी गोला बारूद इंपोर्ट जल्दी नहीं कर सकता। रूस यूक्रेन, इजराइल हमास, सीरिया, लेबनान में युद्ध चलने की वजह से हथियारों की मांग पहले ही बहुत ज्यादा है और हथियार बनाने वाली ज्यादातर विदेशी कंपनियां इन देशों के ऑर्डर पूरा करने में जुटी हुई हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के पास इतनी विदेशी मुद्रा भी नहीं है कि वो ये महंगे हथियार खरीद सके।
गोला बारूद की इस कमी ने पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व में घबराहट पैदा कर दी है। उधर पहलगाम हमले के बाद से राजनीतिक परिदृश्य से गायब चल रहे शहबाज शरीफ ने अपना मलेशिया का दौरा रद्द कर सेना प्रमुख आसिम मुनीर को अपनी प्रासंगिकता बताने की कोशिश की है। दरअसल पिछले कई दिनों से ये अटकलें लग रही हैं कि जनरल आसिम मुनीर अपने रहमो करम पर चल रहे शहबाज शरीफ का कभी भी तख्ता पलट कर सकते हैं। इसकी बड़ी वजह मुनीर के भरोसेमंद आईएसआई चीफ को पाकिस्तान का एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया जाना और सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों की कमांड अपने हाथों में लेना बताया जा रहा है। और काफी महत्वपूर्ण ये रिपोर्ट है पाकिस्तान को लेकर के। इस रिपोर्ट पर हमारे साथ खास मेहमान अभी जुड़ रहे हैं, रक्षा मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। मेरी आंटी आज बड़ी खुश हुई क्योंकि उनके 2.5 लाख रुपए बच गए। उन्होंने ऐसा क्या अच्छा किया? जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। नई सुबह, नई शुरुआत। डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। तो स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी और उस रिपोर्ट में बताया था कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं। पाकिस्तान पहले ही कंगाली से जूझ रहा है और जो नई रिपोर्ट आई है, जो नई खबरें आ रही हैं, उससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान के बाद पास गोला बारूद भी नहीं है। और हो क्या रहा है कि पाकिस्तान में हर छोटा बड़ा राजनेता वहाँ का जो है वो भारत को युद्ध की गीदड़ भभकी दे रहा है। हर दिन बयान आ रहे हैं कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं, हम युद्ध कर सकते हैं, हमारी सेना ये कर सकती है, हमारी सेना वो कर सकती है। लेकिन हकीकत क्या है पाकिस्तान की सेना की, ये हम आपको बताएंगे तो आप चौंक जाएंगे। कुछ ग्राफिक्स हम अभी आपको यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं कि क्या कुछ हकीकत है। ये पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष हैं आसिम मुनीर। सबसे ज़्यादा अगर कहीं से युद्ध की धमकियां आती हैं तो इन्हीं के कुनबे से आती हैं, पाकिस्तानी सेना से आती हैं या पाकिस्तानी सेना से जुड़े हुए वहां पर जो विशेषज्ञ हैं वो युद्ध की धमकी देते हैं। लेकिन हकीकत क्या है कि जंग लड़ने के लिए पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 दिन का गोला बारूद है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की हालत खराब हो चुकी थी। पाकिस्तान के पास जो गोला बारूद था, पाकिस्तान ने वो गोला बारूद यूक्रेन को बेच दिया। यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तो जितना पाकिस्तान के पास गोला बारूद था, पैसे कमाने के लिए वो गोला बारूद पाकिस्तान ने यूक्रेन को भेज दिया। अब हालत क्या है कि M109 हॉविट्जर जो है उसके लिए गोला बारूद पाकिस्तान के पास है नहीं। और पाकिस्तान के पास जो दूसरे हथियार हैं, जिसमें BM-21 सिस्टम्स की हम बात करें तो उसके लिए 122 mm का जो रॉकेट होता है वो पाकिस्तान के पास नहीं है। अब पाकिस्तान के पास ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, लेकिन पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इतनी काबिलियत नहीं है कि वो इतनी जल्दी गोला बारूद वहाँ पर बना सके और अपनी सेना को दे सके।
तो और विदेशों से अगर गोला बारूद खरीदने की पाकिस्तान बात करता है तो विदेशों में क्या हो रहा है? एक तरफ रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, दूसरी ओर इजराइल और गाजा में संघर्ष चल रहा है, गाजा में इजराइल और हमास के बीच में संघर्ष चल रहा है, दुनिया के कई देशों में इस तरह के संघर्ष चल रहे हैं। तो जो दुनिया की बड़ी कंपनियां हैं जो गोला बारूद बेचती हैं, उनके पास ऑलरेडी गोला बारूद नहीं है, वो उनको जो ऑर्डर मिले हैं इन इलाकों से वो उन ऑर्डर्स को पूरा कर रही है वो कंपनियां। तो अगर पाकिस्तान को बाहर से भी गोला बारूद की ज़रूरत होगी तो पाकिस्तान को इस वक्त मिलना काफ़ी मुश्किल है। और पूर्व सेना प्रमुख जनरल बाजवा, उनका एक बयान आ चुका है, उन्होंने ये स्वीकार किया है कि पाकिस्तानी सेना के पास गोला बारूद की भारी कमी है। ये जनरल बाजवा का बयान है, किसी और का बयान नहीं है, वो पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख रह चुके हैं। और पाकिस्तान की अगर हम आर्थिक स्थिति की बात करते हैं तो राजकोषीय घाटा 7.4% तक पहुंच चुका है। और ये हम आपको दिखाते रहेंगे। हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान अतुल अनेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अतुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं? हाँ जी चंद्रशेखर जी। जी अतुल जी। हाँ जी अतुल जी, जो रिपोर्ट हमने अभी दिखाई है अपने दर्शकों को, इस रिपोर्ट में हमने विस्तार से बताया कि क्या पाकिस्तान के हालात हैं, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति क्या कुछ है, पाकिस्तान की अगर मिलिट्री माइट की हम बात करें तो क्या कुछ स्थिति है। क्योंकि रिपोर्ट में ये बताया गया है कि पाकिस्तान के पास जितना गोला बारूद था वो पाकिस्तान ने यूक्रेन को बेच दिया है। और ऐसे में हो ये रहा है कि पाकिस्तान के जो छोटे बड़े राजनेता हैं वो लगातार धमकियां दे रहे हैं युद्ध की। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए चंद्रशेखर जी, ये बिल्कुल सही बात है। दोनों आर्थिक स्थिति पाकिस्तान की बहुत कमज़ोर है और दूसरी तरफ से जो तैयारी है, अगर आप जंग की तैयारी कहते हैं तो बिल्कुल नहीं है। और असला बारूद की जैसे आपने बात की, क्योंकि यूक्रेन को उन्होंने बहुत एक्सपोर्ट किया था, कुछ पैसे बनाने के चक्कर में थे उस टाइम पे पाकिस्तान की सेना। लेकिन उसका जो परिणाम निकला है वो है कि अपनी तैयारी अभी नहीं है, ऊपर से आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। प्लस एक और चीज़ हमें देखनी होती है कि आप अपना जो क्षमता है, रक्षा की क्षमता, वो आप ओवरनाइट नहीं उसको बना सकते, उसमें वक्त लगता है। इसलिए इस वक्त पाकिस्तान युद्ध करने की स्थिति में नहीं है। और अगर युद्ध होता है तो उसका परिणाम जो है वो काफ़ी ऑब्वियस है कि मुझे नहीं लगता 3-4 दिन से ज़्यादा इनके पास वो रहेगा असला बारूद और जो सैन्य सामग्री जो चाहिए होती है। तो बहुत कमज़ोर स्थिति में है इस वक्त पाकिस्तान। अतुल जी, अगर इस भारत पाकिस्तान तनाव की हम बात करें तो जो अभी तक इसमें डेवलपमेंट हुए हैं, भारत ने जो कदम उठाए हैं, चाहे वो जल संधि को लेकर के हों या उसके अलावा भारत की ओर से व्यापार को लेकर के आर्थिक जो संबंध हैं, थोड़ा बहुत जो व्यापार बचा हुआ था सीधे वो भारत से पाकिस्तान जाता था या दूसरे मुल्कों से होते हुए जाता था, उसको भी भारत ने बंद कर दिया है। ये कितनी बड़ी स्ट्राइक है भारत की ओर से, ये हम जानना चाहेंगे। ये पानी की जो स्ट्राइक है ये बहुत बड़ी है, क्योंकि 61% जो पाकिस्तान के लोग हैं वो इन नदियों के पानी पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको पानी नहीं मिलता, पाकिस्तान को पानी नहीं मिलता, तो उसका असर तो बहुत ज़्यादा है, पूरी फूड सिक्योरिटी के ऊपर असर पड़ेगा। जो एनर्जी सिक्योरिटी है, पावर, उनके कोई डैम्स वगैरह हैं वो भी पानी पे निर्भर करते हैं। तो एक तरह से बहुत ऑलरेडी जो है चंद्रशेखर जी कि जब बिजली का जहाँ सवाल आता है वहाँ पर पाकिस्तान में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 8-8, 9-9 घंटे तक बिजली नहीं होती, से जो है आपका फैक्ट्रीज का उत्पादन पूरी तरह से इकोनॉमिक स्ट्राइक है। ये सिर्फ एक एग्रीकल्चर सेक्टर और लोग नहीं होंगे, उसके पूरी तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ी चोट है ये जो पानी का मसला है। तो साथ साथ आप बात कर रहे हैं बाकी जो भारत से निर्यात होता था डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसमें दवाइयाँ भी होती थी उसके अंदर इंक्लूडेड। अगर वो भी बंद हो जाएगी, उसमें कैंसर की दवाइयाँ वगैरह ऐसी चीज़ें भी होती थी, तो ये एक तरह से बहुत बड़ी चोट पहुंचेगी पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान को फिर आयात करना पड़ेगा यूरोप या कोई और पश्चिमी देशों से जो बहुत महंगी हैं, जो भारत जो सप्लाई करता था। तो एक तरह से जो इकोनॉमिक स्क्वीज है वो भारत का शिकंजा बहुत ही टाइट होता जा रहा है। और मुझे लगता है कि ये एक 360 डिग्री तैयारी की बात है कि हर जो भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर है, इन्फ्लुएंस है, वो पाकिस्तान पर दबाव डाला जा रहा है।
अब उसके बाद जो है युद्ध की अगर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे डिपेंड करता है चंद्रशेखर जी, हमारे वॉर ऑब्जेक्टिव्स, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, सामरिक ऑब्जेक्टिव क्या है, उस पर डिपेंड करेगी कि भाई ये आगे फिर सैनिक कार्रवाई भी करनी है। एक तो प्रेपरेशन की बात ही मुझे लेकिन लगता है कि भारत बहुत सोच समझ के हर एक कदम को फूक फूक के ले रहा है, कि हमको डिप्लोमेटिकली भी दुनिया को तैयार करना है। आज रूस के राष्ट्रपति के साथ बहुत अहम एक बातचीत हुई है प्रधानमंत्री मोदी की, और रशिया ने पूरी तरह से सपोर्ट किया है। हमें और पहलू भी देखने, हमें एक और चीज़ देखनी है कि किसी तरह से पाकिस्तान, उसको पता है पाकिस्तान को कि उनके पास असला बारूद नहीं, इसलिए न्यूक्लियर धमकी दे जा रहे हैं। एक बहुत थी उनके मिनिस्टर्स वगैरह कि कुछ भी होगा, पानी बंद करेंगे तो हम न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। तो ये इसीलिए है क्योंकि कमजोरी बहुत है, कन्वेंशनल वेपनरी है नहीं। लेकिन भारत की तरफ से ये सारे पहलू को जब तक हम पूरी तरह से हमारे ऊपर हर एक का सोल्यूशन नहीं होगा, शायद युद्ध ना करने की जरूरत पड़े या देर से करने की जरूरत पड़े। मतलब हमारी रणनीति में सारी ऑप्शंस ओपन है। अतुल जी, एक तरफ तो वेपनरी नहीं है, दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की वॉर मशीनरी है उस पर दुनिया कितना विश्वास करती है। एक उदाहरण आपको मैं दूंगा कि अभी थोड़ी ही देर पहले एक खबर आई है कि कई सारी जो इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं, जिसमें लुफ्थांसा भी है, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर से अपने विमानों को उड़ाना बंद कर दिया है। उनको भरोसा ही नहीं है कि पाकिस्तान की जिस तरह की वॉर मशीनरी है, कि हो सकता है भाई किसी सिविलियन एयरक्राफ्ट को भी ये लोग मिलिट्री एयरक्राफ्ट समझ के उड़ा दें। भरोसा नहीं है पाकिस्तान के ऊपर, ये बड़ी बात है। इसलिए कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। अब बड़ी एयरलाइंस है, वो नहीं लेना चाहती ये रिस्क, और इसलिए ये एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान का। मतलब विश्व स्तर में अगर देखा जाए कि लोग विश्वास नहीं करते पाकिस्तान के ऊपर, खास करके ऐसी तनावपूर्ण स्थिति जिसमें युद्ध होने की संभावना हो। ठीक है अतुल जी, हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर आपसे बातचीत करेंगे। हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़ी गई। जाओ भाई। आरबीआई कहता है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। आज घोष बाबू बहुत खुश हैं। इनके 1,60,000 जो बच गए, इन्होंने ऐसा क्या अच्छा किया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। गाजा में संघर्ष विराम को लेकर इजराइल और हमास के बीच कोई प्रगति नहीं हो पाई है। इस सब के बीच इजराइल ने पूरे गाजा पर कब्जा करने के लिए अपनी सेना को अधिकृत कर दिया है। ऐसे में हमास के पास इजराइल के बचे बंधकों की रिहाई खटाई में पड़ गई है। वहीं यमन के हुथियों को लेकर ईरान ने इजराइल और अमेरिका को अंजाम भुगतने की धमकी दे दी है। ऐसे में आने वाले दिनों में यहां बड़ा क्षेत्रीय संघर्ष भड़क सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। इजराइल और हमास के बीच करीब 1.5 साल से संघर्ष जारी है। बंधकों की रिहाई के लिए इजराइल ने हमास के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। हालांकि संघर्ष विराम के तहत बहुत से बंधकों की रिहाई संभव हो पाई है, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे बंधक हैं जो हमास के कब्जे में हैं। बंधकों को रिहा न किए जाने से गुस्साए इजराइल ने पूरे गाजा पर कब्जा करने की योजना बना ली है। सोमवार को सुरक्षा कैबिनेट ने पूरे गाजा पर नियंत्रण और अनिश्चित समय के लिए वहां बने रहने की योजना पर मुहर लगा दी है। हालांकि इजरायली सेना प्रमुख ने गाजा में अभियान तेज करने को लेकर चेतावनी भी दी है। उनका कहना है कि यह अभियान गाजा में बंधकों की जान को खतरे में डाल सकता है। सेना प्रमुख ने कहा है कि गाजा में इस कार्रवाई के 2 उद्देश्य हैं। पहला हमास को हराना, दूसरा बंधकों को बचाना। लेकिन दोनों मकसद एक साथ पूरा करने में मुश्किलें आ सकती हैं। इससे एक दिन पहले सेना प्रमुख ने गाजा में अभियान तेज करने के लिए रिजर्व सैनिकों को बुलाने का आदेश दिया था। उन्होंने भूमि और भूमिगत हमास के सभी बुनियादी ढांचों को नेस्त नाबूद करने का संकल्प दोहराया था। इजराइल और हमास के बीच 8 हफ्तों तक जारी संघर्ष विराम मार्च में टूट गया था। इसके बाद इजराइल ने फिर से गाजा पर हमला करना शुरू कर दिया था,
इसराइल ने गाजा को मिलने वाली मदद पर भी रोक लगा दी है। दोनों पक्षों के बीच सीज़फायर को लेकर बातचीत अभी भी रुकी हुई है। हमास ने बंधकों की रिहाई पर आगे की चर्चा करने से इनकार कर दिया है कि जब तक कि इसराइल युद्ध को समाप्त करने और गाजा से अपनी सभी सेनाओं को वापस बुला लेने के लिए सहमत नहीं हो जाता। उधर ईरान ने अमेरिका और इसराइल को हूती समूह पर हमला न करने के लिए चेताया है। ईरान के रक्षा मंत्री जनरल अजीज नसीरजादे ने धमकी भरे लहजे में कहा है कि अगर हूती पर हमला किया गया तो उसकी ओर से अमेरिका और इसराइल के ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। ईरान ने यह धमकी ऐसे समय में दी है जब उसने नए ठोस ईंधन वाली बैलिस्टिक मिसाइल कासिम बशीर लॉन्च की है। हूती ने रविवार को इसराइल के एयर डिफेंस को भेदते हुए उसकी जमीन पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। ये मिसाइल तेल अवीव के बाहर बेन गुरियन हवाई अड्डे से सिर्फ 75 मीटर की दूरी पर गिरी। इस पर पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हूती और उसके आका ईरान को माकूल जवाब दिए जाने का संकल्प दोहराया था। पिछले दिनों हूती समूह ने अमेरिकी F-18 लड़ाकू विमान को मार गिराने का भी दावा किया था। अमेरिका पिछले कई हफ्तों से यमन में हमला जारी रखे हुए है। इस खबर पर बात करने के लिए अतुल अनेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं और रणनीतिक मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। अतुल जी, इजराइल की वॉर कैबिनेट ने आज नया प्लान लॉन्च कर दिया है, क्या कुछ आप कहेंगे, क्या कुछ चल रहा है इस इलाके में, क्योंकि ये तनाव लगातार बढ़ते जा रहा है वहाँ पर? चंद्रशेखर जी, पूरा रिवर्सल हो गया है। एक तरफ एक समय था, हमें लग रहा था कि स्थिति सुलझ रही है। ईरान के साथ भी बातचीत होनी शुरू हो गई थी, ओमान में बातचीत हुई, रोम में भी बातचीत हुई न्यूक्लियर इशू को लेके। और क्योंकि इसका एक जो पिवट है पूरे ये जो समस्या बनी हुई है, वो एक तरफ इजराइल है, दूसरी तरफ ईरान है। इन दोनों पिवट्स के बीच में ये स्थिति बनी हुई है। अब लेकिन वो बातचीत भी स्थगित कर दी गई है, जो ईरान की और ओमान जिसमें मीडिएशन कर रहा था। तो वो एक नेगेटिव सिग्नल है। दूसरा नेगेटिव सिग्नल है कि हूती एक तरह से एक प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं ईरान और इजराइल के बीच में। और जैसा कि आपकी रिपोर्ट ने कहा कि हूतियों ने एक बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको कह रहे हैं हाइपरसोनिक मिसाइल थी, उसको एयर डिफेंस इजराइल का नहीं रोक पाया। और बेन गुरियन एयरपोर्ट जो है एक तरह का बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक टारगेट है, उसके बिल्कुल नज़दीक जाके ये मिसाइल गिरी है। तो इसका भी जो इजराइल के प्रति जो जब उसको देखते हैं तो सिर्फ हूतियों को नहीं देख रहे, वो ईरान और हूतियों को देख रहे हैं। तो पूरा जो नेगेटिव साइकिल एक ईरान के साथ चलना शुरू हो गया है। दूसरी बात यह है कि इजराइल को सफलता नहीं मिल रही होस्टेजेस को रिलीज करने में, और इसलिए इजराइल की कोशिश है इसकी बैकग्राउंड में जो हूती का अटैक हुआ था कि अब हमास के ऊपर हम और प्रेशर डालें। तो एक पूरा नया घटनाक्रम शुरू हो गया है। जो आप बात कर रहे थे इजराइल की वॉर कैबिनेट की मीटिंग, उसमें वो प्रेशर और आ रहा है कि भाई पूरी गाजा पट्टी को हम ले लेंगे। दूसरी बात, एक पुरानी इनकी प्लान है कि गाजा पट्टी के आगे जाके ग्रेटर इजराइल बनाने की। ये क्योंकि नेतन्याहू के लिए ये बहुत ज़रूरी है अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को करना कि अगर होस्टेजेस ना भी मिले, जो एक बहुत बड़ा नेगेटिव है कि एटलीस्ट इजराइल का पलड़ा भारी है, तो वो दर्शाने की बहुत ज़रूरत है इजराइल को, अपने लोगों को। और साथ में आपको जैसे आपको पता ही है कि इजराइल की जो गवर्नमेंट है वो राइट विंग गवर्नमेंट है, और उसमें अल्ट्रा राइट की भूमिका बहुत अहम है, क्योंकि अल्ट्रा राइट की अगर सपोर्ट नेतन्याहू को नहीं मिलती तो वो सरकार गिर सकती है। इसलिए नेतन्याहू को एक एक्सट्रीम पोजीशन लेने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो बहुत ही पेचीदा इस टाइप की स्थिति है। अगर हम सोचें कि हॉस्टेजेस वापस ना आए, जितना मर्जी आक्रामक रुख ले, तो उसके लिए डोमेस्टिक प्रॉब्लम बहुत हो सकती है नेतन्याहू के लिए। तो ये कहना कि अगर इजराइल एक्सट्रीम पोजीशन लेता रहा है और ले भी रहा है, लेकिन जिस तरह की धमकियां अब ईरान से आ रही हैं, एक तो ईरान परमाणु कार्यक्रम को लेकर के कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ है, जिस तरह का माहौल बना हुआ है ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर के, और दूसरा हूती के बहाने अब कहीं ना कहीं ईरान इजराइल और अमेरिका दोनों को निशाने पर ले रहा है। ऐसे में इस इलाके में ये फैल सकता है क्या, ये संघर्ष जो है? नहीं, ये इसमें ज़रूर एक नेगेटिव एलिमेंट आ गया है, और जो पॉजिटिव साइकिल से हट के हम नेगेटिव साइकिल की तरफ जा रहे हैं। अब वो कहाँ पर समाप्त होगा इस वक्त कहना मुश्किल है। अगले 2-4 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए कि अगर ये और बढ़ता है, और जैसे ईरान ने आज ही मिसाइल टेस्ट किया है, अगर
बेंगुरियन एयरपोर्ट के बाद कुछ और अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है कि एक और अटैक होता है इसराइल के ऊपर, तब तो बहुत नेगेटिव चला जाएगा। तो लेकिन अभी भी स्थिति जो है वो फैलने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है पहले से ज्यादा। एक नेगेटिव टर्न आया है पिछले 3 दिनों में। इस सब के बीच एक कोशिश चल रही थी वहाँ पर शांति की, कतर, यूएस, इन सब के मीडिएशन में, और हमास भी कहता रहा है कि अब भाई हम तैयार हैं, हमारा प्रपोजल ये है। इजराइल कुछ और कहता रहा है। वो क्या आगे बढ़ पाएगा? कहीं अब शांति की कोई किरण दिखती है? अभी नहीं, क्योंकि अभी ये जब से बेंगुरियन एयरपोर्ट पे अटैक हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है पलटवार करना ही करना पड़ेगा इजराइल। वो पलटवार का साइकिल जब तक खत्म नहीं होता फिर हम नहीं आएंगे उस स्थिति में जो थी 3 दिन पहले। अभी वो नया साइकिल है, ईरान इजराइल की तरफ से एक तरह से काउंटर अटैक होगा ही होगा। वो जब समाप्त होगा फिर उसके बाद एक और नया घटनाक्रम शुरू हो सकता है जिसमें बातचीत वगैरह की बात हो सकती है। ठीक है अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार अभी हम ब्रेक नहीं लेते हैं, आपको सीधे आज हम अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताएंगे। आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, आप इन खबरों को देखिए और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। जर्मनी की अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी AfD पार्टी ने देश की घरेलू खुफिया एजेंसी पर उसे दक्षिणपंथी उग्रवादी पार्टी कहने के लिए मुकदमा दर्ज किया है। जर्मनी में इस कदम से बर्लिन और वॉशिंगटन के बीच भी विवाद पैदा हो गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने जर्मनी के इस कदम की निंदा की तो जर्मन विदेश मंत्रालय ने इसका जवाब देते हुए कहा कि ये देश के कानून के तहत जर्मनी में दक्षिणपंथी उग्रवाद को रोकने के लिए उठाया गया कदम है। दरअसल ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का AfD को वैचारिक समर्थन प्राप्त है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेश में बनी सभी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर दी गई जानकारी में बताया कि उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि को इस तरह के टैरिफ को तुरंत शुरू करने के लिए अधिकृत कर दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस मॉस्को में 9 मई को विजय दिवस परेड की तैयारी कर रहा है और उसने इस मौके पर कई विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को भी बुलाया है। इस सब के बीच रूस ने बताया कि उसने मॉस्को पर यूक्रेन के बड़े ड्रोन हमले को विफल कर दिया है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने कहा कि यह हमला 9 मई के लिए मॉस्को की तैयारियों को अस्थिर करने के लिए किया गया प्रतीत होता है। रोमानिया में राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण में कट्टरपंथी राष्ट्रवादी नेता जॉर्ज सिमियन को निर्णायक जीत मिली। अलायंस फॉर द यूनिटी ऑफ रोमानिया के प्रमुख 38 वर्षीय सिमियन को 40.5% वोट मिले हैं। देश में इसलिए दोबारा चुनाव कराए गए क्योंकि पहले हुए चुनावों के नतीजों को रद्द कर दिया गया था। फिलीपींस ने आरोप लगाया है कि एक चीनी अनुसंधान पोत 1 मई 2025 को फिलीपींस के उत्तरी इलोकोस तट से लगभग 92 समुद्री मील दूर देश के EEZ में प्रवेश करते हुए पाया गया। इस जहाज को चुनौती देने के लिए फिलीपींस ने एक तटरक्षक पोत और एक विमान को तैनात किया है। दक्षिण पश्चिमी चीन के गुइझोउ प्रांत में अचानक आए तेज तूफान के चलते वू नदी में 4 पर्यटक नावें पलट गईं, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति लापता है। सरकारी प्रसारक CCTV के अनुसार रविवार दोपहर में गुइझोउ के एक दर्शनीय स्थल पर तेज हवाओं के कारण ये हादसा हुआ।